अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CFF 6 के हवाले से, यानी जो CA फाइनल का ऑडिट एश्योरेंस का जो पेपर है उसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसकी वजह से या तो आपका MSA 1 अनलॉक होना है, या कुछ लोग हैं जिनका MSA 1 और 2 तो एग्जाम्ड है बिकॉज ऑफ द पुरानी स्कीम वाले लोग, लेकिन इनकी क्वालिफ़िकेशन रुकी हुई है। तो मैंने चाहा कि इस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि कैसे इस पेपर को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें लोगों की 5-6 अटैम्प्ट्स लग चुकी हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ लोग इस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आइजा का कितना यूज़ होना चाहिए, क्या आइजा को देखने चाहिए, क्या क्लास की नोटिंग इनफ होती है, कोड की क्या इंपॉर्टेंस है, पास्ट पेपर्स कितने रेलेवेंट हैं, कितना याद करना है, मेमोराइजेशन का क्या मामला है, पास्ट पेपर्स को हम सॉल्व करें लिख के या सिर्फ रीड कर लें। तो कुछ सवालात मैंने ड्राफ्ट किए हैं और उन्हीं के हम 1 बाय 1 सवाल करते हैं। तो पहला सवाल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कोर्स में हम तरतीब कैसे रखें अपने कोर्स की कवरेज की। तो किसी भी ICAP के पेपर के लिए सबसे आसान हल तो ये कि आप कोर्स की जो ग्रिड है वो देख लें। और अगर इस ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करें स्पेसिफिकली, तो कुछ एरियाज़ हैं जिसको हम तोड़ेंगे। यानी सबसे पहले तो आप देख लें कि जो रिस्क का एरिया है कमोपेश हर अटैम्प्ट में उसमें सवाल आ ही रहा है और अच्छी वेटेज के साथ आ रहा है। उसमें कुछ रिस्क एक आध अटैम्प्ट में नया होता है, बाकी वही नॉर्मल रिपीटेटिव भी निकल आते हैं। तो एक तो रिस्क का टॉपिक है। नंबर 2 आपके पास कोड का एरिया है। कोड आइसोलेशन में नहीं, कोड के साथ आइजा 220 और ISQC 1 भी हमने मिलाना है। अभी हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ चीज़ें जमा कर रहे हैं कि कोर्स आउटलाइन के अंदर हम मेजर एरियाज़, पहले कौन से एरियाज़ जिनको हम कंप्लीट करें, रिस्क, कोड। तीसरा हमारा रिपोर्टिंग का एरिया। रिपोर्टिंग में 700 की भी सीरीज़ है, 800 की भी सीरीज़ है, और इसके साथ आप मिला लीजिए 570, 560, यानी गोइंग कंसर्न और सब्सिक्वेंट इवेंट। इसके बाद जो चौथा एरिया है वो है अदर रिपोर्टिंग का जो एरिया है, अदर स्टैंडर्ड्स, जो छोटी वाली किताब है जिसमें नॉन एश्योरेंस का एरिया भी है, और जो असाइनमेंट्स और रिलेटेड मैटर्स वाला एरिया, कंपाइलेशन वाला एरिया। तो ये 4 टॉपिक्स या 4 एरियाज़ को अगर हम ब्रॉडली अलग कर दें तो पेपर का 75 से 80 मार्क्स का पास पेपर का ट्रेंड आप उठा लीजिए, बनता है। इसके अलावा 10-20 नंबर आ जाते हैं 550 से, 240 से, 300 से, 250 से, 260, 65। एग्जामिनर यहाँ कहीं घूमता रहेगा, लेकिन जो असल कोर एरिया है वो शुरू के 4 हैं। तो आइए थोड़ी सी इस पर अलग अलग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क की। देखें जी, रिस्क के अंदर मैंने कैसे किया था, बहुत सिंपल तरीका है कि आप पास पेपर की एक बुक खरीदिए जो टॉपिक वाइज आती है, आतिफ आबिदी साहब की। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको क्वेश्चंस की कंपाइलेशन एक तरफ मिल जाएगी। अब लेट से कोई 20 सवाल है रिस्क के, तो आपको ये पता होगा जब आप 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे कि रिस्क का जो एरिया है उसमें एग्जामिनर ने कौन कौन सा रिस्क टेस्ट किया हुआ है और किस किस अंदाज से वो पूछ रहा है। और एक और मज़े की बात यह है कि हमारा स्टाइल ये होता है कि पहले मैं रिस्क कवर कर लूँ, फिर मैं कोड करूँगा, फिर मैं कोड कवर कर लूँ, फिर मैं रिपोर्टिंग करूँगा। रिस्क का ऐसा एरिया है जिसको आपको रोज़ रोज़ थोड़ा पानी देना है, यानी वो पौधा है जिसको आपने ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है। रोज़ का 1 सवाल कर लें, 2 सवाल कर लें, जो सवाल आपको अच्छा लगता है जिसमें आपने गलती की उसको साइड पर कर दें और इसको आखिरी दिन तक चलाएं। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क कंप्लीट कर लिया अब आप रिपोर्टिंग पे आएंगे, नहीं बनेगा, अब मुश्किल हो जाएगी। तो रिस्क के लिए आपने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने क्या किया था, एक तरफ बहुत सारे रिस्क जमा कर लिए थे और उसके रेलिवेंट बहुत सारे प्रोसीजर्स जमा कर लिए थे। आप चाहें तो मुझसे वो नोट्स ले भी सकते हैं, या अपने बनाए तो बहुत बेहतर है। और आपको ये फ़ौरन से क्लिक होना चाहिए कि PP कम हो रहा है तो क्या रिस्क होगा, रिसीवेबल बढ़ रहा है, सेल्स कम हो रही है तो क्या रिस्क होगा, सेल कम हो रही है तो क्या रिस्क होगा, बोर्ड में यानी बोर्ड गवर्नेंस के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मेजर चेंजेस आ रही हैं तो क्या रिस्क होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो क्या रिस्क होगा। फ़ौरन से आपको क्लिक करना चाहिए। कोई नए स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोविजनिंग की बात आ रही है तो क्या रिस्क होगा, असेसमेंट है 540, मेजरमेंट है, प्रोविजंस हैं, कुछ रिपीटेटिव्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर एक सवाल में 5 से 6 रिस्क टेस्ट वो कर रहा है तो यकीनन 3 से 4 रिपीटेटिव होंगे। आपकी इस पर कितनी ग्रिप है, कितनी कमांड है, वो आपने उसके ऊपर काम करना है। तो रिस्क के एरिया के लिए कुछ रिस्क को साइड पर कर लीजिए और उसको ओवर द पीरियड चलाइए। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया कोड का। कोड के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि कोड के लिए बच्चे ना नोट्स यूज़ करते हैं और टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं।
मेरा ये तजर्बा रहा है कि कोड के लिए आप कोड पढ़िए, बार बार कोड पढ़िए, आपका 2 से 3 बार कोड घुमा हुआ होना चाहिए और आपको फ़ौरन से क्लिक कर जाए जब आप सिनेरियो देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। कोड के अंदर एक बड़ी ख़ास बात यह है कि कोड खुद ये कहता है कि ये गाइडलाइंस हैं और इसमें हर एक्सपेक्ट कवर नहीं किया गया। पास पेपर के अंदर एक सवाल भी अगर आप देखें कि जो स्पाउस है उसका भाई है और वो आपकी फैमिली नियर बाय या क्लोज रिलेटिव्स में तो नहीं आता, तो क्या उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई इंटरेस्ट फंसेगा? तो एग्जामिनर ने कहा है कि हमारे कल्चर में इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है। तो कोड खुद कहते हैं गाइडलाइंस हैं, आपने अपने सिनेरियो के हिसाब से इसको अडॉप्ट करना है। तो कोड आपने ऐसा पढ़ा हुआ हो तो आप फ़ौरन से क्लिक कर जाए, भाई ये केस यहाँ से आया है और ये आएगा प्रैक्टिस से। आपकी रीडिंग इतनी अच्छी हो, जो मेजर डेफिनेशंस हैं वो इतनी ज़बरदस्त हो, फर्म, नेटवर्क फर्म, ऑडिट टीम, ऑडिट फर्म, इंगेजमेंट टीम, तो आपकी इसकी जो एप्लीकेशन होगी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कोड के अंदर हमने ये समझा कि कोड की हमारी रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो, उसके साथ हमने ISQC 1 और ISA 220 भी मिलाना है, क्योंकि कोड के अंदर ये है कि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट होगा या अपॉइंटमेंट होगा तो आप क्या करेंगे, और फिर वहाँ पे भी वही कुछ मेजर्स है, तो कुछ कनेक्शन बनता है आपस में। इसके साथ लिस्टिंग रेगुलेशन को भी आप अगर हल्का सा पढ़ लें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी अटेम्प्ट में जो सवाल आया था उसमें लिस्टिंग रेगुलेशन भी वो टेस्ट कर गया था, कोर्स का हिस्सा हमें आना चाहिए। अच्छा जी, तीसरा टॉपिक है हमारा रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग के अंदर हमें सिर्फ मेजर बातें याद होती हैं कि क्वालिफिकेशन कब आएगी, एडवर्स कब आएगा, ऐसे नहीं है। हमें फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए कि ये अदर मैटर पैराग्राफ्स के सिनेरियोज हैं, इस केस में एम्फेसिस आएगा और लिस्टेड अदर एम्फेसिस नहीं तो कैम आएगा। इस किस्म से हमारा दिमाग चलना चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक लिस्ट बना लें। मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि इन सिनेरियोज में अदर मैटर्स आएंगे, इन सिनेरियोज में एम्फेसिस आएगा, और फ़ौरन से ये प्रैक्टिस करते वक्त मुझे क्लिक होता था। इस तरीके से अगर हम लिस्ट बना लें तो हेल्प होगी। चौथी, अदर एश्योरेंस एरिया द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया। अक्सर हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते या उसमें से वो वाला कर लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा आसान लगता है। ऐसा नहीं, हमें उस पर उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, वो आसान मार्क्स होता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, कोर्स को कैसे कवर किया जाए। दूसरा सवाल ये कि आइजाज की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कितना आइजा खोलना चाहिए और कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए। तो दूसरा सवाल, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। किसी भी किताब से नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी क्लास की नोटिंग और आइजा, दैट्स इट। आपने किसी नोट से नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर में आपके साथ आइजा आने वाले हैं तो आपने आइजा को पढ़ना है। सर तीसरा सवाल, उस पर आते हैं। तीसरा सवाल ये कि आइजा को कैसे यूज़ करें। आइजा को आप ऐसे यूज़ करें कि आपको स्टैंडर्ड के अंदर चीज़ें क्लिक हो जाएं। जब आप एक सिनेरियो देखें, लेट से 800 की सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, 700 के अंदर है, 705 के अंदर है, तो आपने अपने स्टैंडर्ड के ऊपर जो की स्टैंडर्ड्स हैं, 570 है, 560 है, 700 की सीरीज़ है, 800 की सीरीज़ है, उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स लिख दीजिए ताकि आपको फ़ौरन देख के याद आ जाए कि यार इस हेडिंग का मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, और इतनी रीडेबिलिटी हो। मेजर स्टैंडर्ड्स को आप 2 से 3 बार पढ़ लें, हल्के स्टैंडर्ड्स को 1 आध बार पढ़ लें, तो आप फ़ौरन से क्लिक कर जाएंगे कि स्टैंडर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। चौथा सवाल ये है कि हम एग्जामिनर कमेंट्स देखें या ना देखें, लाजमी देखें, आपको हेल्प मिलेगी। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने से आपको पता चलेगा कि हम गलती क्या करते हैं। पांचवा सवाल, पास पेपर करेंगे ना करें, पास पेपर तो आउटडेटेड होते हैं। नहीं, पास पेपर करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि हमारे एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट होती है सवाल की, वो बड़ी अक्सर वेग होती है। वो 10 मार्क्स का सवाल इतनी सी रिक्वायरमेंट में कवर कर देता है। अब हमें पता ही नहीं लग रहा होता इसके अंदर हम लिखें क्या। तो आप ये देखें एग्जामिनर पूछता क्या है और वो लिखता कैसे है, बस आपको ये सेंस लेना है कि एग्जामिनर लिखता कैसे है, बस आपकी वो आदत बन जाए। और पास पेपर के अंदर कभी कोई पॉइंट वो कवर कर रहा है और आपका सवाल मिस हो रहा है, फिर उसको एग्जामिनर कमेंट्स के साथ कनेक्ट कीजिए कि यार एग्जामिनर ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसको जो मार्किंग स्कीम है उस पर भी देखिए कि इसका डेट नंबर था लेकिन मैंने तो पॉइंट ही मिस कर दिया था, और जो मुझे सबसे अच्छा आता था वो 0.5 मार्क्स का था। तो इन तमाम चीज़ों को आपने लाजमी यूज़ करना है। तो ये कुछ बातें थी। छठी बात के अंदर ये है कि याद कितना करना है। याद करने के लिए कुछ लोग तो वाकईतन ऐसे जो कहते हैं हमसे रट्टा नहीं लगता, उनको छोड़ दीजिए, उनसे वाकई में नहीं लगता और वो वैसे ही पेपर पास कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझ जैसे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, उन्हें रट्टा ही लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिक्स के लिए आप कुछ रिक्स एक तरफ जमा कर लीजिए, इसी तरीके से प्रोसीजर्स भी जमा कर लीजिए। जैसे एस्टिमेशन से तो आपको पता है कि आपने चेक करना है कि उसकी रैशनल था कि नहीं था। डेफर्ड टैक्स का जब अगर आपने रिक्स बनाया है तो उसके प्रोसीजर्स यही हैं कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं।
फिर सिमिलरली आपका जो कैम के प्रोसीजर्स हैं उसमें एक आता ही आता है कि उसने डिस्क्लोजर सही दिया है कि नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने टिप्स पे रखनी ही रखनी है, उसको एक तरफ जमा कर लें, लिखते रहें, लिख के प्रैक्टिस करें, तो आपको जब याद होंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और इससे आपका टाइम बचेगा। और लास्ट चीज़, बिल्कुल लास्ट बात है कि एग्ज़ाम में आइज़ा या कोड वगैरह का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 3 घंटे के अंदर, ऑडिट का पेपर थोड़ा लेंदी होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि 8 या 10 मार्क्स का सवाल आया था मेरी अटेम्प्ट में आइज़ा 2410 का, ISRE 2410 का। अच्छा जी, अब जब हम पेपर दे के निकले तो एक साहब मुझे मिले और उन्होंने कहा यार मेरा पौना घंटा या आधा घंटा उसके अंदर निकल गया और मैंने पूरा उसको छापा। तो उनसे मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा जी, पूरा आपने नहीं छापना, एग्जामिनर भी अपने कमेंट्स में ये कहता है कि पूरा नहीं छापना, आपने उसका क्रक्स उठा के छापना है, चाहे आप अपने अल्फाज थोड़े से यूज़ कर लें। पूरा छापोगे तो भाई एक सवाल बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि पेपर में 20-25 नंबर ऐसे होते हैं जो आपने छापना है, लेकिन 20-25 नंबर अगर आपने 1.5 घंटे में छाप दिए तो 75 नंबर का पेपर 1.5 घंटे में थोड़ी होगा। आपने उसमें से सेलेक्टिव एरिया पसंद करना है लिखने के लिए। ये आर्ट कैसे डेवलप होगा, ये घर में प्रैक्टिस से डेवलप होगा। उस वक्त लाइव कढ़ाई नहीं बनने वाली, लाइव नहीं बनेगा मेरे दोस्त। घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, बहुत अच्छे से करोगे। तो कुछ 7 बातें हमने यहाँ जमा की, जिसमें हमने मेमोराइजेशन को भी एंड में कवर किया और एग्जाम में उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ऑडिट का पेपर लेंदी होता है। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी घर पे करके जाओ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है तो लाजमी इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मज़ीद मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। आपका कोई सवाल हो, मोस्ट वेलकम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।